नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। राजस्थान की और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारी क्लासें चल रही थी और उसके तहत हमने संघीय कार्यपालिका शुरू की थी और उस संघीय कार्यपालिका के दौरान हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे। कल की क्लास हमारी राष्ट्रपति से रिलेटेड थी। अब आज की क्लास भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इससे रिलेटेड आगे की क्लास हमारी रहने वाली है आज की। तो अपनी क्लास के अंतर्गत आज भारत का राष्ट्रपति है, वो उसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। हमने कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंतर्गत आर्टिकल 61 तक मोटा मोटा पढ़ लिया था, लेकिन एक बार उसका रिवीजन करते हैं कि हमने आर्टिकल कहां से शुरू किया था। आर्टिकल 52 से शुरू किया गया था। इसमें दिया गया कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 53 में क्या दिया गया था, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर होगी, वो राष्ट्रपति के अंदर होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्तियां। उसके बाद में दिया गया था आर्टिकल 54 में क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 55 में निर्वाचन पद्धति पढ़ी थी हमने, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने 56 में पढ़ा था राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। और उसके बाद में 57 में पढ़ा था पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, उसका पुनर्निर्वाचन को लेके जो कुछ शर्तें दी गई थी वो पढ़ा था। 58 में हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 59 में उसको पद की जो शर्तें दी गई थी वो थी पद की शर्तें। और 60 में क्या दिया गया था, 60 में दी गई थी शपथ। और शपथ किसकी लेता है, वो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। ये 3 शब्द हमने कल पढ़े थे। और आर्टिकल 61 हमने शुरू किया था, वो था महाभियोग की प्रक्रिया। ये हमारा आर्टिकल शुरू हुआ था और आर्टिकल शुरू होने के बाद में हमने थोड़ी चर्चा इस पे कर ली थी, लेकिन दोबारा शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल हमारा 61 शुरू होने वाला है। पहली जो आर्टिकल जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 61, यानी महाभियोग की प्रक्रिया। क्या लिखा है, पहले तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 61। क्या दिया गया है आर्टिकल 61? आर्टिकल 61 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति पे क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। उस महाभियोग की क्या दे रखी है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया दे रखी है कि किस प्रक्रिया से महाभियोग लाया जाएगा। देखो प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है, लेकिन लाया किसके तहत जाएगा, वो लाया जाएगा आर्टिकल 56B के तहत। आर्टिकल 56B में दिया गया है कि महाभियोग केवल एकमात्र राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया, बाकी कहीं भी नहीं किया गया है। महाभियोग किसके आधार पर लाया जाएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर। साफ साफ शब्दों में लिखा है उल्लंघन करने पर। और इंग्लिश के अंदर शब्दावली अगर आप लोग याद रखो तो वॉयलेशन दिया गया है, ठीक है। ये शब्दावली आप याद रख सकते हैं, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर 56B के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वो ये आर्टिकल 61 देता है। आर्टिकल 61 में दिया गया है कि महाभियोग लाया जाएगा तो पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप लोग संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक सदन और ये दूसरा सदन, 2 सदन है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले सदन के अंतर्गत लाया गया, इस सदन में क्या लाया जाएगा, महाभियोग का संकल्प लाया जाएगा। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आज एक बार फिर बता दूं, क्या लाया जाएगा, संकल्प लाया जाएगा। इसको प्रस्ताव नहीं बोला जाता, इसको संकल्प बोला जाता है। संकल्प लाया जाएगा और उसके ऊपर जो कुल सदस्य संख्या है, जिस सदन की कुल सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या का 1/4 भाग, 1/4
4 सदस्य क्या करेंगे, उस संकल्प पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, यह बात हो गई। यानी कि संकल्प के ऊपर जिस सदन में संकल्प लाया जाएगा उस संकल्प पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। फिर उसकी कुल सदस्य संख्या का, कुल सदन की सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत अगर उस संकल्प को पारित कर दे तो फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। पहले सदन में हो गया और वहां से 1/4 हस्ताक्षर के उस संकल्प को लाया गया। फिर उस सदस्य संख्या की जितनी सदस्य संख्या है टोटल सदन की, उसका कितना बहुमत, 2/3 बहुमत दिया गया है। कुल सदन की सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत का दिया गया है और उस बहुमत से पारित होने के बाद में वो संकल्प जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन में क्या होगा, सबसे पहले सदन क्या करेगा, साफ लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे चलते हैं अपने। सदन क्या करेगा, शब्दावली यह दी गई है कि सदन द्वारा नियुक्त यानी अपॉइंटेड, उसके बाद में अभिहित, या दिया है अभिहित। अभिहित का मतलब दे रखा है डेजिग्नेटेड। किसी न्यायालय, इंग्लिश में दिया गया है कोर्ट, उसके बाद में दिया गया कोर्ट, कोर्ट के बाद में दिया गया है अधिकरण। कोर्ट के बाद में क्या दिया गया है, ये शब्द दिए गए हैं, शब्दों के ऊपर पूरा ध्यान देना है आपने कि सदन जो जिस सदन के अंदर लाया जाएगा उस सदन के अंदर किसी के द्वारा नियुक्त अभिहित न्यायालय या अधिकरण, अधिकरण को बोलेंगे ट्रिब्यूनल। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूनल। अथवा निकाय, या शब्द या निकाय, निकाय को क्या बोलेंगे, निकाय, निकाय को बोलेंगे बॉडी। बॉडी क्या करेगी, बॉडी द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर क्या किया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया, संकल्प लाया गया है, उसकी क्या करेगी, संकल्प की, संकल्प का पुनर्विचार किया जाएगा, पुनर्वलोकन किया जाएगा, पुनर्वलोकन। यह दिया गया शब्दावली इंपॉर्टेंट है। या तो उस सदन के द्वारा कोई अपॉइंट किया जाएगा या अभिहित किया जाएगा, जिसको बोला गया है डेजिग्नेटेड। वो किसी न्यायालय के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के द्वारा अथवा निकाय द्वारा संकल्प का पुनर्वलोकन किया जाएगा। पुनर्वलोकन किया जाएगा तो क्या करेंगे, उसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा उस सदन का पीठासीन अधिकारी। अध्यक्षता कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। शब्दावली याद रखना आप लोग, पीठासीन अधिकारी लिखा है मैंने, क्योंकि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी अध्यक्षता करेगा और अध्यक्षता करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, देखो अगर उसने अध्यक्षता की है तो जैसे मान लो आप लोग लेके आ रहे हो संकल्प, तो संकल्प की विशेष बातें हैं कि आप लोगों ने पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कर दिया, तो नियुक्त करने के बाद में एक जांच बैठेगी, तो उसमें राष्ट्रपति अपना क्या भेजेगा, या तो राष्ट्रपति खुद आ सकता है, राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर पक्ष रख सकता है। वो अपना पक्ष रखेगा, पक्ष रख सकता है। ये चीजें दी गई है। शब्दावली इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। मैंने
बकायदा एक एक चीजों पे आपको गौर से चीजें करवाई है। देखो मैंने आपको इसके अंदर संकल्प भी करवाया, फिर जो जो शब्दावली दी गई है वो चीजें करवाई, क्योंकि पीछे एग्जाम के अंदर इन शब्दावली से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैंने राष्ट्रपति को पूरा डिटेल से करवाया है। जो जो चीजें यानी कि पॉलिटी के अंदर क्या हो रहा है कि पॉलिटी के अंदर शब्दावली को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एज इट इज शब्दावली को लेकर सीधा सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने शब्दावली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया है। संकल्प आया था, पुनर्वलोकन आया था, बोडी निकाय, ये सारे कोट आए थे, इन शब्दों को शामिल कर लिया, यानी राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि भेज के अपना पक्ष रखेगा। अब देखो चलते हैं आगे। प्रतिनिधि भेज दिया और अगर सदन जिसकी जांच कर रहा है और वो सही पाया गया, सही पाए जाने पर, अगर उसने जो आरोप लगाए हैं आरोप सही पाए जाने पर, सही पाए जाने पर, क्या सही पाए जाए, अगर जो आरोप लगा है संविधान के उल्लंघन का, कदाचार का, अगर आरोप सही है तो वो सदन क्या करेगी, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो उस दिन से राष्ट्रपति पद खाली माना जाएगा। राष्ट्रपति पद खाली माना जाएगा या रिक्त माना जाएगा। ये लो भी, ये हो गया आपका महाभियोग, माना जाएगा। लेकिन देखो इधर विशेष बात यह है कि अगर राष्ट्रपति इस दौरान कोई काम करता है, जो यानी कि जब पहली बात तो है कि उसके खिलाफ जब लाया गया तो उसके दौरान वो जो कोई भी काम कर रहा है कि इस अवधि के दौरान, जिस दौरान उसका निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन से रिक्तियां या रिक्तियों तक सभी कार्य क्या होंगे, कार्य वैध माने जाएंगे। यानी जो उसने कार्य किए गए हैं वो उनको गलत नहीं ठहराया जाएगा, वैध माने जाएंगे। जो उस दौरान उसने काम किए हैं उनको लेके आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, माने जाएंगे। ये कार्य किए उसने और उन कार्यों को जायज ठहराया जाएगा, यानी जो उसने इस दौरान काम किए वो काम सभी वैध होंगे, उनको गलत नहीं ठहराया जाएगा, ये लिखा हुआ है। एक चीज और है, विशेष चीज क्या है, महाभियोग में विशेष है, विशेष में क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। विशेष क्या है, देखो विशेष ये है, विशेष राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन लोगों ने भाग लिया था, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, यह पढ़ा था आपने। लेकिन महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किसके, यानी कि जो संकल्प लाया जाएगा महाभियोग का उसमें वो भाग लेते हैं। कौन है, मनोनीत सदस्य। विशेष बात को सिर्फ एक ही शब्द से याद रखा जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का काम कौन करेगी, संसद करेगी। संसद के अंदर जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं जो चुन के गए हैं चाहे मनोनीत होके गए हैं वो ही हटाएंगे, उसका राज्य के विधान मंडल से, विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि निर्वाचन में विधान जो सभा थी उनके निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। यहां ये भाग चुनाव में नहीं ले रहे थे, लेकिन हटाने में इनका भागीदारी संभव की गई है, इनको मनोनीत किया गया है और साथ ही साथ भाग लेने का कहा गया है। यहां लिखते हैं कि निर्वाचन में एमएलए भाग लेते हैं। एमएलए को अंदर लिख देता हूं मैं, यानी कि राज्य की विधानसभाओं के, राज्य विधान
सभा के निर्वाचित सदस्य हो गया, ये विधानमंडल नहीं लेते भाग, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, किसमें, निर्वाचन की प्रक्रिया में, लेकिन यहां भाग नहीं लेते वो। हटाने का काम सदन करेगा, सीधी सी बात है, संसद का दोनों सदन मिलकर उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एक चीज और याद रखनी है कि महाभियोग के दौरान सदन की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी भाई, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। यानी कि अगर एक सदन में संकल्प लाया गया और दूसरा सदन उस संकल्प को जांच के दौरान गलत पाता है, नहीं बुलाई जाएगी। और अगर उनके आरोप गलत होते हैं तो फिर वहां पे उसी दिन से वो संकल्प है वो क्या माना जाएगा, रद्द या शून्य माना जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। सीधी सी बात यही खत्म होती है। यानी कि ज्वाइंट मीटिंग नहीं होगी। ज्वाइंट मीटिंग का मतलब दोनों सदन एक साथ मिलकर दोबारा से नहीं बैठेंगे, एक सदन में लाएंगे, जैसे संविधान संशोधन में होता है ना, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती, तो इसमें भी सेम कहानी है कि दोनों सदन एक साथ बैठकर मामले के ऊपर कोई भी काम करने का काम नहीं करेंगे। ये चीज हो गई। एक यहां से क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि जो हटाने की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, तो कल मैंने आपको बताया था, यहां फिर से लिख देता हूं, ये प्रक्रिया कैसी है, अलग ले लेते हैं पेज। यहां लिखते हैं कि महाभियोग के दौरान संसद न्यायालय का रूप ले लेती है। देखो कैसे लेती है, क्योंकि जांच करती है, जांच करने के बाद में वो अपना पक्ष भेजकर, प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रखता है, बकायदा पैरवी होती है, रूप ले लेती है। इसलिए याद रखना ये लाइन, इसलिए यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूरी तो नहीं कह सकते इसको, कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये हमारा आर्टिकल 61 पूरा हो गया। एक बार थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टिपिकल है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 56B को मिलाकर बढ़ाया गया है। देखो शुरुआत हुई थी हमारी यहां से, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लाई जाएगी। प्रोसेस क्या रहने वाला है वो आर्टिकल 61 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 61 में दिया गया है कि लाया किसके द्वारा जाएगा, आर्टिकल 56B के दौरान संविधान का उल्लंघन करने पर, वोलेशन करने पर किसी भी सदन में उस सदन के 1/4 सदस्य संकल्प के द्वारा हस्ताक्षर करके एक संकल्प लेके आएंगे, और वो संकल्प यदि सदन का कोई भी सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे, फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन या तो खुद जांच करवाएगा या आप अपने द्वारा कोई अपॉइंटमेंट करेगा, कोई नियुक्ति देगा या अभिहित यानी किसी को डेजिग्नेटेड पद पे बिठाएगा। वो कहां जाएगा, या तो किसी कोर्ट की तरह या ट्रिब्यूनल की तरह, अभिकरण की तरह, अथवा निकाय के द्वारा उस संकल्प का पुनर्अवलोकन करेगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जब वो काम हो रहा होगा तो जिस सदन के अंदर लाया जाएगा उसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उस निकाय की या इस सारे ट्रिब्यूनल अधिकरण जिस कोर्ट की तरह जो काम करेगी उसका अध्यक्ष रहेगा। उसके नीचे इसकी जांच होगी। राष्ट्रपति को क्या कहा गया है, राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। और एक बात और कि अगर आप लोग उसके खिलाफ महाभियोग लेके आ रहे हो, महाभियोग की 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन
पूर्व सूचना देनी पड़ेगी आपको राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लेके आ रहे हैं, सूचना देनी होगी। ये बात नोट कर लेना, 14 दिन पूर्व सूचना से ही लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हो गया। आरोप सही पाया जाता है तो संकल्प पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से सदस्य संख्या के, और अगर नहीं पाया जाता तो वो खारिज होता है, राष्ट्रपति का पद वैसे का वैसा बना रहता है। उसके ऊपर आरोप है। उसके बाद में यह बताया था विशेष कि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं अपने आर्टिकल 62 की तरफ। आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 में पद रिक्तता के बारे में दिया गया है। 4 बातें दी गई है। अगर राष्ट्रपति की पद पे रहते हो जाए मृत्यु, या वो अपने पद से दे दे त्याग पत्र, ठीक है, या क्या हो जाए, वो एक चीज लिखी थी अपने कि महाभियोग पारित हो जाए, यानी पद खाली हो जाए, इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 65 ये कहता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यह दिया गया है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर करेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। पहले वर्णन नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति कर्तव्य अधिनियम रिक्तियां भरने का क्रम दिया गया है। क्रम कैसे है? पहले राष्ट्रपति, वो तो है ही, अगर उसका पद खाली है तो कौन भरेगा? उसके बाद में दे रखा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके बाद में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है फिर दे रखा है कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये दे रखा है। एक बार ऐसा हुआ है कि जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में वीवी गिरी ने पद संभाला था। वीवी गिरी ने फिर बाद में चुनाव लड़ना था तो उन्होंने फिर त्यागपत्र दिया। तब एम हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने पद संभाला था किसका? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। कार्यवाहक शब्दावली कहीं भी नहीं दी गई। ये हो गया अपने आर्टिकल 62 और 65 दोनों को मिला के पढ़ लिया। अब देखो आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 ये कहता है कि संसद विधि बनाकर पदक्रम भरने की काम कर सकती है। पदक्रम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो गया तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा इसके बारे में वो बना रखी है उसने। लेकिन अपने चलते हैं आर्टिकल 71 के ऊपर। 71 में क्या दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी डिस्प्यूट, निर्वाचन संबंधी विवाद या विवादों की सुनवाई कौन करेगा? विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कोई विवाद उठता है उसके निर्वाचन संबंधी तो
उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ये लिखा गया है आर्टिकल 71 के अंतर्गत। ये लो भी, वैसे आर्टिकल 72 भी राष्ट्रपति की समय याचना से रिलेटेड है, लेकिन उसको अपने शक्तियों के दौरान पढ़ेंगे, जहां उसकी शक्तियां न्यायिक शक्तियां आएंगी वहां इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, पहले इसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर उसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो शक्तियों में क्या क्या शक्तियां हैं उसके पास में। एक तो उसके पास में कार्यपालिका शक्तियां होती है। कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां? प्रधानमंत्री की नियुक्तियां करता है, प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्तियां करता है, महान्यायवादी है उनकी नियुक्तियां करता है, विभिन्न से संवैधानिक आयोग है उनकी नियुक्तियां करता है, वगैरह बहुत सारी नियुक्तियां करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, संघ राज्यों क्षेत्रों के अंदर प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, संघ लोक से आयोग के लोगों की नियुक्तियां करता है। यह कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। फिर उसकी बढ़ाई जाएगी आपको विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कौन सी होती है? कि जो उसको संसद के दौरान प्रदान की गई है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 79 यानी 79 के अंदर साफ साफ लिखा हो गया है कि संसद का निर्माण भारत का राष्ट्रपति, उसके 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से होगा। तो इसके अंदर जो विधायक जाएंगे, जो कानून होंगे, वो राष्ट्रपति के साइन के बगैर कानून नहीं बनते। तो इसका भी अभिनिंग है, तो उसके दौरान भी इसको विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। विधायी के बाद में न्यायिक शक्तियां उसको प्रदान की गई है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या दिया गया है? न्यायिक शक्तियां में उसके जैसे कि वो समय याचना देता है किसी एक अभियुक्त को जिसने को मृत्युदंड दिया गया है उसके दौरान। फिर उसके अलावा उसकी कूटनीतिक यानी आपातकालीन शक्तियां भी दी गई है। आपातकाल की शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां भी है, वो उसका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको अपने आपातकाल और न्यायिक शक्तियों के अंदर मिला के पढ़ लेंगे। अलग से पढ़ना होगा तो अलग से पढ़ लेंगे। ये मोटा मोटा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि नियुक्तियों से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो आएंगी। नियुक्तियां और पद च्युति, मतलब पद से हटाना, जिसको कैसे हटा सकते हैं, कौन से प्रशांत पद पर बने रहते हैं। विधायी शक्तियों पे बिल के ऊपर जो साइन करने होते हैं, उसके ऊपर बिल और अध्यादेश की जो पावर है वो इसके अंतर्गत आती है। समाधान की और जो सलाह मांगता है न्यायालय से, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल की आपको पता ही है, आपातकाल 352, 356 ये सारे। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां एकदम डिटेल से बताया गया है। पूरी क्लास जब आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो एक एक शब्द पर गहन चर्चा की गई है। सिस्टम से राष्ट्रपति को पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग या प्रयोग वह संविधान के अधीन रहकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से करेगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारी कौन से हैं? उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं संघ के जितने मंत्री हैं वो, ये और प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले किसकी नियुक्तियां करता है वो? संघ के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर संघ के प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्तियां, यह काम करता है। नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। कौन सा? आर्टिकल 75(1) इसमें दिया गया है। उसके बाद में क्या करता है वो? उसके बाद में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
महान्यायवादी की नियुक्ति। कितने नंबर आर्टिकल? आर्टिकल 76। ठीक है, उसके बाद में 77 पढ़ेंगे अपने। 77 में कार्य आवंटन के नियम बनाता है वो, यहीं लिख देता हूं, कार्य आवंटन के नियम। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 77। और क्या करता है? तो और बड़ी नियुक्तियों के मामले में सिस्टम से चलेंगे, 75, 76, 77, और 77 के बाद में किसकी नियुक्ति करता है वो? तो अब आ गए अपने आर्टिकल 100, नहीं अपने यहां सीधा लिख देते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति करता है वो आर्टिकल 124 के तहत। उसके बाद में किसकी नियुक्ति करता है? तो इसके अलावा वो सीएजी की नियुक्ति करता है। सीएजी कौन होता है? सीएजी होता है भारत का महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो। राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, और क्या क्या नियुक्तियां करता है? अब देखो, संवैधानिक पदों पे नियुक्तियां करता है वो। ये तो होगी संवैधानिक पदों पे। संवैधानिक पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। चर्चा कर ली थी। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि संघ के प्रशासक के रूप में, प्रशासक या राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 239 कह के तहत मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 239 2 के तहत, ये 239 के तहत। इसके अलावा जो पुडुचेरी और अन्य हैं, उनके अलावा जो राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त करता है बाद में, उसकी भी नियुक्तियां करता है। बहुत टिपिकल हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग देख लेना कि इनकी नियुक्तियां करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आयोग है, मुख्य राष्ट्रीय आयोग, कौन कौन से आयोग है? बहुत सारे आयोग हैं। मुख्य राष्ट्रीय आयोग, आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है वो, जिसमें आप लोग देखोगे राज्य निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बाकी सारे इनकी नियुक्ति आ जाती है। एससी आयोग हो गया, आयोग के अंतर्गत एसटी आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, और राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, और कौन सा हो गया? मुख्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयुक्त हो गया। बहुत सारे आयोग हैं, निर्वाचन आयोग हो गया। ये सारे आयोग हैं, इनके सदस्यों और उसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये हो गए उसके नियुक्तियों से रिलेटेड। नियुक्तियां बहुत हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके अलावा क्या क्या करता है? विदेशों के अंदर वो राजदूत नियुक्त करता है। राजदूत की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं विश्वविद्यालय, उनके कुलपति की नियुक्ति करता है वो के कुलपति। ये बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो किसके अधीन होती है, उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करने का काम करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब देखो इसमें कार्यपालिका के अंतर्गत, ये तो नियुक्तियों से रिलेटेड हो गया। अब अपने पढ़ते हैं कि पद मुक्त या पदच्युति कैसे कर सकते हैं। कई मंत्री या पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। यहां दो चीजें लिख देता हूं मैं कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो उनको प्रशांत पर्यंत वो राष्ट्रपति के पद पे बने रहते हैं, प्रशांत पर्यंत। कुछ होते हैं वो संसद के समावेशन के आधार पे राष्ट्रपति उनको हटाने का काम करता है। कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट या यहां लिखते हैं न्यायालय, न्यायालय के समावेशन के आधार पर हटाया जाता है उनको। न्यायालय के प्रतिवेदन या समावेशन नहीं बल्कि प्रतिवेदन, मूल शब्द तो रिपोर्ट दिया गया है, यहां एड्रेस के बारे में दिया गया, एड्रेस्टेड बाय पार्लियामेंट दिया गया है। यहां मूल शब्द तो प्रतिवेदन है, मूल शब्द तो प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन क्या दिया गया, रिपोर्ट दिया गया है। और यहां क्या दिया गया है, एड्रेस्ड बाय पार्लियामेंट, ऐसा लिखा गया है। और ये इनका तो पता ही है। इसमें कौन से हैं, संघ के मंत्री जितने हैं, संघ सरकार के मंत्री, संघ सरकार के मंत्री किसके प्रशांत पर्यंत पद पे बने रहते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रशांत पद पे बने रहते हैं, प्रशांत पर्यंत। उसके अलावा राज्यपाल, इंग्लिश में शब्दावली पढ़नी है तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यपाल हैं, आप लोगों ने संघ के राज्यपाल के रूप में आपने मुख्यमंत्री, ये भी सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, महान्यायवादी है, ये इतने हैं जो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद पे बने रह सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है कि इसके जितने भी पद हैं वो इसके द्वारा हटाए जाएंगे। समझ में आ गई बात। यानी कि जो न्यायालय के लिए, न्यायालय वाले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति इनको हटाएगा तो प्रशांत पर्यंत तो रखा नहीं जा सकता, फिर तो मनमानी करने पे हो जाएगी। तो इसके लिए इसका काम किसको सौंपा गया, इसको सौंपा गया। यह भारतीय संविधान की इतनी ज्यादा बड़ी खूबसूरती है कि इसने सरकार के कामों को इस तरह से डिफाइन किया है ताकि कोई भी एक सरकार का अंग दूसरे के कामों के अंदर दखलंदाजी ना दे, ना ही एक के पास में एक्सट्रीम पावर आ जाए कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि वो तानाशाह हो जाए। इसके जो पदाधिकारी हैं वो संसद के द्वारा जो रिपोर्ट लाई जाएगी, एड्रेस्ड बाय पार्लियामेंट लाया जाएगा, उसके द्वारा हटाए जाएंगे, संसद के समावेशन के आधार पर हटाए जाएंगे। देखो कैसे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको हटाने के लिए संसद के अंदर लाया जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश। और सीएजी को हटाया जाएगा तो वो इस आधार पे हटाया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का काम इसका ही है। और इसके साथ साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको हटाएगा। और जो बाकी दो सदस्य हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, तो उनको इनकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाएगा। अगर ये कह देगा तब हटाएगा, सीधा नहीं हटा सकता। यहां इसको वो हटा सकता है। तो ये संसद के द्वारा समावेशन लाया जाएगा तो इन लोगों को वो हटा सकता है।
अब यहां किसको हटाने का काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने देखा होगा किसको हटाने के लिए लेके आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत संकल्प लाया जाता है तो वो उसके आधार पे हटाया जाता है। वो अपने चर्चा करते हैं आगे। देखो क्लास कितनी लंबी हो गई है, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास के बारे में कि उसको कैसे हटाया जाएगा। ये हमारी होगी संघ सरकार के, और इसमें कितना लंबा चौड़ा, इसमें छोटा सा यही बता देता हूं मैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप लोगों ने जो आयोग पढ़े थे ना, आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, इनके जो पदाधिकारी है वो किसके द्वारा हटाए जाएंगे? वो न्यायालय के द्वारा हटाए जाएंगे। बस इतना याद रखना आप लोग। यानी कि यूपीएससी, आरपीएससी, मैं यहाँ आरपीएससी लिख रहा हूं, बाकी सभी राज्य के जो लोक सेवा आयोग है वो इसके द्वारा हटाए जाएंगे, चाहे वो एससी आयोग हो, चाहे वो एसटी आयोग हो, चाहे वो ओबीसी आयोग हो। इन सारों को किसके आधार पे हटाया जाएगा? इनके आधार पे हटाया जाएगा। ये हमारी यहां तक हो गई। आगे चलते हैं अपने। ठीक है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत अपने हटाने को लेकर चर्चा हो गई थी और नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो गई थी, हटा भी दिया हमने। अब चलते हैं कि और क्या क्या उसके पास में पावर रहने वाली है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने आर्टिकल को पढ़ लिया था। अब चलते हैं 70 को आहूत करना, कार्यपालिका शक्ति, अरे सॉरी, ये कार्यपालिका नहीं है, ये बल्कि उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई अपनी कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट हो गई। अगर अब अपने चलते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां हो गई, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर हमने आर्टिकल 79 पढ़ा नहीं था, लेकिन बता देता हूं कि 79 में यह लिखा गया है कि जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका मतलब है कि उसको विधायी पावर भी दी गई है। पहला दिया गया है 70 को आहूत करना। 70 को आहूत करना, बकायदा एक एक शब्द पे चर्चा होगी। आहूत करना क्या होता है? फिर दिया गया है 17 अवसान। 17 अवसान क्या होता है? 17 अवसान करना और लोकसभा का विघटन करना। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन कितने नंबर आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 85। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है संसद को संदेश भेजना। संसद को संदेश भेजना, राष्ट्रपति शानदार तरीके से करवाया जा रहा आपको। संदेश भेजना व अभिभाषण करना, अगर राष्ट्रपति को जरूरत पड़े तो वो अभिभाषण कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 86 के अंतर्गत। फिर है विशेष अभिभाषण, वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 87। देखो 3 चीजें दी गई है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। संसद को आहूत करना, 17 अवसान करना और लोकसभा का विघटन करना। आहूत करना क्या होता है? आहूत करना, आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। आहूत करना क्या होता है? सब शब्द पे चर्चा करें। आहूत करना, आहूत करने का मतलब है 70 को बुलाना, 70 बुलाना। ठीक है, 70 आप लोगों ने पढ़े होंगे। भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। कौन कौन से सत्रों की बात करें तो 3 सत्र हैं। पहला सत्र आप लोगों को पता है कौन सा? फरवरी माह के अंदर आता है, जो वो होता है बजट सत्र, जो मई तक चलता है। उसके बाद में अगस्त में दूसरा सत्र आता है, वो होता है मानसून सत्र। फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर में जो सत्र चलता है उसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र है।
बाद में चर्चा करेंगे किस किस माह में आते हैं, पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। आहूत करने का मतलब है कि इनमें से आपको एक सत्र बुलाना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 दिया गया है। सत्र आहूत करना, फिर दिया गया था सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान होता है कि जब सत्र क्या हो, समाप्त हो, सत्र को समाप्त करना। और लोकसभा विघटन तो पता ही आप लोगों को, उसको विघटन कर देना, यानी उसके बाद में वो भंग हो जाएगी, उसके बाद में वो नहीं बचेगी। वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है वो। विघटन करना यानी कि भंग करना, लिख ही देता हूं, विघटन यानी कि भंग करना। ये 3 शब्द दिए गए हैं। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन ये आ गया कि ये सत्र कैसे कैसे चलते हैं। आहूत कर लिया, इसको अपने जैसे चर्चा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्या है? ये 12 महीने हैं, घंटे नहीं है, 12 महीने हैं। 12 महीनों के अंदर जो पहला सत्र आयोजित होता है वो आयोजित होता है यहां से यहां तक, यानी फरवरी माह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो भारत सरकार का वित्त मंत्री है वो क्या लेके आता है? बजट लेके आता है, तो इसको बोलते हैं बजट सत्र। फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका नाम क्या रख दिया? बजट सत्र। ठीक है, दूसरे माह से शुरू होके और 5वें यानी कि मई महीने तक चलता है। उसके बाद में 7 8 और 9 ये 3 महीने, इसके दौरान जो सत्र चलता है, तो इस दौरान भारत के अंदर मानसून सक्रिय होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मानसून सत्र। फिर नवंबर और दिसंबर में शीत ऋतु होती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शीतकालीन सत्र। अब मेरे हिसाब से तो आप लोग कभी सत्र के बारे में तो नहीं भूलोगे कि कौन सा किस माह में आयोजित होता है। साफ बता दिया, पहला होता है फरवरी माह में, यानी 2 3 4 5। कितने जोड़े बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं 4। कितने जोड़े? 4 के। फिर आप लोगों को एक छोड़ देना है, फिर 7 8 9 3 का जोड़ा बनाना है, और फिर एक छोड़ देना है, फिर 2 का जोड़ा बनाना है। तो ये इस प्रकार से आपके सत्र पूरे हो जाएंगे, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। पहला जो फरवरी माह में भारत सरकार का जो संघ सरकार का वित्त मंत्री है वो बजट लेके आता है, तो जैसे मान लो बजट शुरू करना है, इस सत्र को शुरू करना है, ये दूसरे माह में शुरू हो रहा है, तो जब इसका जो सत्र शुरू हो रहा है ना, इस सत्र को क्या करेगा? राष्ट्रपति आहूत करेगा, बुलाएगा। तो इस बुलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सत्र आहूत करना। क्या कहते हैं? सत्र आहूत करना। ठीक है, वैसे संसद के अंदर पढ़ लेते अपने, लेकिन यहां चर्चा हो ही गई अपनी, तो सत्र आहूत ये शब्द आ गए, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब जैसे यहां इस मई के महीने के अंदर सत्र यहां समाप्त होगा, तो इसको बोलेंगे सत्रावसान, यानी यहां पर ये क्या हो गया? सत्रावसान। ये कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सत्र आहूत करना यानी सत्र को बुलाना। जैसे फरवरी के माह में बजट रखा जाएगा, तो जो सत्र आयोजित होगा तो उसको आयोजित करने के लिए पहले कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, आर्टिकल 85 के तहत उसको बोलेंगे सत्र आहूत करना। उसके बाद में जैसे मई के महीने के अंदर आके वो सत्र पूरा हो जाएगा, उसको समाप्त करना है, तो उसको बोलेंगे सत्रावसान। वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सत्रावसान और सत्र आहूत करना। विघटन करना आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पे वो लोकसभा को भंग कर देता है, उसको बोलते हैं सत्रावसान। नहीं सॉरी, विघटन करते हैं। उसके बाद में मानसून सत्र जो कहां शुरू होता है? जो जुलाई से शुरू होता है, जुलाई अगस्त और सितंबर तक चलता है। फिर आप लोग शीतकालीन सत्र पढ़ते हैं जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। अब देखो, मैं यहां पे अध्यादेश को ही बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा 1 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, ये 3 माह खाली हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अध्यादेश, आर्टिकल 123, यही बता देता हूं ताकि वो भी समझ में आ जाए। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो रहा, यानी कि सॉरी शब्दावली पटिपिकल हो गई, यानी कि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा। यहां चल रहा है, यहां चल रहा है, यहां भी चल रहा है, लेकिन यहां नहीं चल रहा, और यहां भी नहीं चल रहा, और एक यहां नहीं चल रहा। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई ऐसी विधि बनानी है जो अब इंपॉर्टेंट है,
जैसे पहले माह के अंदर राष्ट्रपति को कोई ऐसा कानून बनाना है जो उस परिस्थितियों में जरूरी है, आकस्मिक कानून बनाना है, तो वो आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है, एक विधि बनाता है अपने द्वारा बना के और अध्यादेश लागू कर देता है। उसका उतना ही प्रभाव है जितना भारतीय संसद द्वारा लाई गई कोई कानून या विधि होती है, तो उसको बोलते हैं अध्यादेश लागू करना। अब ये अध्यादेश लागू कब होता है, तो ये जब राष्ट्रपति उसको लागू कर देता है तब तो हो जाता है लागू। और जैसे ही सदन का सत्र लागू होता है तो उसकी पहली जिस दिन आयोजित होता है उसकी मीटिंग से 6 सप्ताह तक ये लागू रहता है। उसके बाद में अगर उसका अनुमोदन कर दे सत्र तब तो वो आगे रहता है, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद में वो स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, क्योंकि संसद 6 माह से अधिक अवधि तक सदन सत्र के अलावा नहीं रह सकती, यानी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिकतम समय नहीं रह सकता। जैसे इसने अध्यादेश यहां जारी किया तो यहां तक दूसरा अपने आप ही उसको सदन का सत्र आयोजित करना पड़ेगा, तो अधिकतम 6 माह हो सकती है और अधिकतम 6 सप्ताह हो सकती है। इससे पहले भी उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लास आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बकायदा बाकी नियुक्तियों के बारे में हो गई थी, विधायी शक्तियों के अंदर और भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने होश और जोश को बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। एक बार फिर से आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।